ब्रह्मनाद एवं प्रार्थना से प्रारंभ करते हैं। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां बलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ओम शांति शांति शांति। आत्मीय स्वजन, कल हम लोगों ने विशेष रूप से भोजन के, आहार के या अन्न के, उससे उसके सूक्ष्म भाग से मन कैसे बनता है, यह जानकारी देखी। मोटा मोटा यह देखा कि अन्न का जो तामसिक भाग या स्थूल भाग होता है, उससे पुरुष अर्थात विष्ठारूप मल तैयार होता है, जो शरीर से बाहर डाला जाता है। उसका जो मध्यम भाग होता है, वह मध्यम भाग मांस में रूपांतरित होता है, और उसी भोजन का, आहार का, अन्न का जो सूक्ष्म भाग होता है, उससे मन की निर्मिति होती है। तो अन्नमयम ही सौम्य मनः, हे सौम्य मन, यह अन्नमय है, ऐसा उद्दालक ऋषि ने श्वेत केतु को, अपने शिष्य को, अपने पुत्र को बताया। इन सब बातों से समझने की बात यह है कि मन कितना सूक्ष्म होता जाता है और कितना सूक्ष्मतर पदार्थों का वह भेद कर सकता है। तो अन्न के ही 3 भाग ऐसे कर दिए। ऐसे ही जगत में जो जो विषय वस्तु है, उनको सूक्ष्मत्व से देखना और उनका सूक्ष्मत्व से परिचय करा लेना, यह एक महत्वपूर्ण बात हो जाती है। और इस दृष्टि से मन को सूक्ष्मता लाना और उससे यह सब अलग अलग समझना, इसको विवेकज ज्ञान ऐसा कहा है। तो यह विवेकज रूप सिद्धि ऐसा भी उसको कहा गया है। तो इसमें जब यह विवेकज ज्ञान उत्पन्न होता है, तो बुद्धि में वस्तु मात्र में अति सूक्ष्म उसका जो भेद होता है प्रत्येक वस्तु का, वह समझने का सामर्थ्य बिल्कुल पराकोटि का, उच्च श्रेणी का वह हो जाता है। यह अगले सूत्र में पतंजलि महामुनि ने बताया है, 53वें सूत्र में। यह पाद 55 सूत्र का है, तो उसके बाद फिर 2 सूत्र रहते हैं। तो 53वां सूत्र है। सूत्र कहता है, विभूति पाद का 53वां, जाति लक्षण देशैर अन्यता अनवच्छे अतुल्य योस्ततः प्रतिपत्ति ही, ऐसा यह सूत्र है। जाति, लक्षण और देश, ये 3 शब्द प्रमुख रूप से आए हैं, और उसमें अन्यता और अवच्छेद, इस प्रकार के 2 शब्द फिर इसके बाद आए। तो जाति, लक्षण और देश पहले यह देख लेते हैं। अन्यता का मतलब है कोई भी 2 वस्तुएं, उनका अलगपन उनमें होता है। कोई भी 2 वस्तु एक ही प्रकार की भी हो, तो भी 2 वस्तुओं में भिन्नता रहती है, अलगपन उनमें रहता ही है। अब ये प्रत्येक पदार्थ वस्तु का जो सूक्ष्मता से चित्त का उसकी तरफ जाना, समझना, यह बात आगे वह उठा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसी के आधार पर फिर वह जो स्थिति है चित्त की अत्यंत सूक्ष्म, तब जाकर वह केवलता अथवा कैवल्य, वह क्या है,
वह समझ में आ सकता है। इसलिए चित्त की सूक्ष्मता आनी चाहिए, इसलिए वह वस्तुओं के माध्यम से समझाते हैं। तो जैसे गाय है, जैसे भैंस है, तो ये दो अलग अलग जातियों के हैं, है ना। फिर इसमें उनके रंग रूप अलग हो सकते हैं। भाई सफेद गाय है, एक काली गाय है, ऐसे ऐसे लक्षण, मतलब एक ही प्रजाति होने के बाद दो अलग अलग प्रजाति तो स्पष्टता हमको समझ में आती है, लेकिन एक ही प्रजाति है उसमें भी भेद दिखाई पड़ता है। सफेद गाय है, काली गाय है, लाल गाय है, पीली गाय है, चितकबरी गाय है, सभी भेद उनमें समझ में आता है। तो यह उनका और अलगपन हुआ। तो यह लक्षण के रूप में, पहले तो जाति के रूप में कौन सी, तो ये गाय है, ये भैंस है, ये घोड़ा है, ये कुत्ता है, ये ऊंट है, ये गधा है, ये तो जाति के अनुसार हुआ। फिर एक ही जाति ली, मान लीजिए गाय की, तो उसमें काले रंग की, सफेद रंग की, लाल रंग की, भूरे रंग की, या फिर चितकबरी वगैरह वगैरह, है ना। ऐसा उसमें उसका लक्षण के अनुसार भी उसमें भेद होता है। और मान लो यह गाय, मान लो मध्य प्रदेश की है, या राजस्थान की है, या गिर की है, या थारपारकर प्रजाति की है, या फिर होस्टन है, या फिर उधर की कोई और अच्छे प्रजाति की गाय है, या महाराष्ट्र की है, या हरियाणवी है, तो गाय है उसमें भी सफेद ही है मान लीजिए, उसमें भी प्रजाति होती है कि वह अलग अलग प्रजाति की, गिर की हो सकती है, थारपारकर हो सकती है, होस्टन हो सकती है, जर्सी हो सकती है, वगैरह वगैरह। तो इनमें यह जो अन्यता है, कौन सा फर्क है इसमें, इसमें जाति का फर्क है, फिर लक्षण का फर्क है, और फिर देश का भी फर्क है, किस प्रदेश की, कहाँ की है, किस शहर की है, ऐसा भी उसमें यह अन्यता का अवच्छेद इसमें जाता है। और उस कारण उनका जो अलगपन है उसका निश्चय फिर हो सकता है। मतलब कोई भी वस्तु यदि लें तो इस प्रकार होता है। भाई बेर, एक विशेष प्रकार की प्रजाति के बेर महाराष्ट्र में उन्होंने प्रजाति डेवलप की, उसको एप्पल बेर कहते हैं। बेरिया भी होती है बारीक बारीक, फिर मध्यम साइज के भी होते हैं, फिर थोड़े बड़े भी होते हैं, फिर पेबंदी बेर भी होते हैं। बेर एक प्रजाति होते हुए भी अलग अलग प्रदेश में भी उनकी जाति, उनके लक्षण उनसे अलग 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 दिखाई पड़ते। एक ही प्रकार जाति होते हुए भी बेर यह जाति है, फिर भी वह अलग अलग हमें पता पड़ते हैं। तो उनका अलगपना का निश्चय हो जाता है। तो इन तीनों मार्गों से दो वस्तुओं में जो अन्यता है उसका यदि अवच्छेद नहीं हुआ, मतलब यह अलग अलग नहीं पता पड़े, तो यह समतुल्य फिर दिखाई पड़ती है। मतलब गाय अलग रंग नहीं है, गाय इस जाति की उस जाति की है या नहीं, गाय फिर गाय और भैंस है क्या, तो मान लो एक ही है, तो फिर उनका उनकी अन्यता जो है वह उसमें अवच्छेद नहीं जाता है। इस कारण फिर वो तुल्य लगने लगती है, एक जैसी वह दिखने लगती है। लेकिन जो योगी होता है, जो योगाभ्यासी होता है, वह तुल्य पदार्थ होने के बाद भी, बावजूद भी उनको वे परस्पर भिन्न है, एक से दूसरा भिन्न है, इसकी प्रतीति उसको पीछे दिए हुए सूत्र में जो विवेक ज्ञान के कारण उसको होने लगती है। मतलब मान लीजिए थारपारकर गाय है, एक ही प्रजाति की गाय है, एक जैसे ही सिंग है, एक जैसा ही रंग है, एक जैसी ऊंचाई है, एक जैसे एक ही स्थान से लाई हुई है, फिर भी जिसको विवेक का जो ज्ञान उत्पन्न हुआ है वह कहेगा नहीं ये गाय अलग है और ये गाय अलग है। इतनी सूक्ष्मता उसके ज्ञान में आती है। इसका आगे चलकर उपयोग है। ये तो हम सोचेंगे कि वस्तुओं से तो चित्त हटना चाहिए, फिर ऐसे चित्त को पुनः उसमें क्यों डालना, पुनः नहीं डाल रहे। चित्त की एक एक स्टेज, एक एक स्थिति हम पार करते हुए चित्त की जो सामान्य अवस्था है उस अवस्था से उठकर विशेष अवस्था की तरफ जाकर उस अवस्था को भी ड्रॉप करने की यह प्रक्रिया है। तब जो शुद्ध रूप में बचता है वह कैवल्य की स्थिति है, ऐसा पतंजलि महामुनि बताते। इसलिए चित्त को यह सूक्ष्मता
आना जरूरी है। तो दो पदार्थों का जो भेद है वह समझने के लिए उन पदार्थों की जाति यदि अलग अलग है तो स्पष्ट रूप से पता पड़ते हैं, उनके लक्षण अलग अलग है दिखने दाखने में तो फिर अलग अलग है, उनके देश अलग अलग है, मतलब ये यहाँ का है वो वहाँ का है, तो उससे भी पता पड़ जाता है ना। तो गाय और भैंस ये दो प्राणी भिन्न जातीय है, इसलिए परस्पर भिन्न है, यह ज्ञान अपने को सहजता से होता है। गाय की जगह पर भैंस बांध दी और भैंस की जगह पर गाय बांध दी तो भी सामान्य व्यक्ति भी उसके यह समझ में आएगा कि यह भैंस है, यह गाय है, गाय कौन सी है और भैंस कौन सी है। उनके भिन्न जातीयत्व के कारण वह समझ में आ जाता है। मान लो एक ही जाति के दो पदार्थ ले लिए तो उनमें लक्षण भेद से उन दोनों में भी भिन्नता प्रत्यय में आती है, मतलब प्रतीत होती है, समझ में आती है। वह कैसे, उसका उदाहरण एक लेते हैं। एक फल है, मान लो आंवला है, आंवला फल लिया हमने, तो एक आंवला हमने देखा तो ठीक है, अच्छा तैयार है, बढ़िया सुंदर है और बिल्कुल रसरतीत है और काफी अच्छा बड़ा है और पका हुआ भी है। और थोड़ी देर के बाद हम दूसरा आंवला देखते हैं, तो दूसरा आंवला देखते ही वह हाँ इतना रसरसित नहीं है, इसके जैसा पका हुआ नहीं है, इसके जैसा भरा पूरा नहीं है, इसके जैसा बड़ा वजनी और अच्छा साइज जिसका हुआ चमचमित ऐसा नहीं है, यह भेद उसमें हो सकता है। तो उससे क्या पता पड़ेगा, ये थोड़ा छोटा है, यह कच्चा है, यह उतना पहले आंवले जैसा आकर्षक और ये रसीला नहीं होगा, ऐसा लगने लगता है। और यह भेद उनके अंदर का पता पड़ता है कि यह ठीक से तैयार नहीं है, यह पका हुआ नहीं होगा, शायद अपक्व रह गया है, वगैरह वगैरह भेद लक्षण भेद से यह पता पड़ता है। यह मान लो लक्षण भेद की प्रतीति हमको आ गई, तो हमको समझ में आ गया। लेकिन ऐसा मान लो कि यह लक्षण भेद में उनमें नहीं है, दो आंवले हैं, दोनों बिल्कुल एक जैसे है। अब देखो एक एक स्थिति आगे की होती जा रही है, पहले आंवला और बेर, तो आंवला है या बेर है, लेकिन फिर आंवला या आंवला, हाँ एक छोटा है एक बड़ा है, एक रसभरित है एक नहीं है, एक चमकीला एक नहीं है, एक पका है एक नहीं है। लेकिन मान लो दोनों ही पक्व है, दोनों ही एक जैसे, बिल्कुल एक जैसे, उनमें कोई अंतर नहीं है, तब भी यह जो विवेक जब ज्ञान हो जाता है तो वह योगी इसको जान सकता है वह क्या होता है। तो दोनों एक जैसे लक्षण उनसे युक्त है, एक जैसे बिल्कुल दिख रहे हैं, तो वहां क्या होगा, वहां दो आंवलों की जो जातितः और लक्षणतः उनकी तुल्यता है, समान है, बिल्कुल दोनों के दोनों एक जैसे दिख रहे हैं। तो एक आंवला जहां पर है तो दूसरा आंवला उसके पास में ही रखा है, तो उन दोनों में देश भेदता है। देश भेद ये है कि एक एक स्थान पर है, उसी जगह पर दूसरा नहीं रखा जा सकता। देखिए तीन चीजें हमने देखी थी ना, जाति और लक्षण और देश। तो आंवला जहां पर रखा है, मान लो किसी स्टूल पर रखा है, उसी आंवले की जगह पर दूसरा आंवला रखेंगे कैसे, हो ही नहीं सकता। दूसरा उसके बगल में रखा जा सकता है, उसके ऊपर लटकाया जा सकता है, जमीन पर उसके नीचे रखा जा सकता है, उसके दूसरी तरफ, उसके आगे, उसके पीछे, आपके परिप्रेक्ष्य में वह रखा जा सकता है। लेकिन वह पहला आंवला बिल्कुल उसके सदृश एक दूसरे जैसे है, फिर भी उसकी जगह पर नहीं रखा जा सकता। तो देश का अंतर वहां पर आ गया। तो इस उदाहरण से यह बात समझ में आती है कि दूसरा आंवला वहां पर रखने के बावजूद वहां पर देश भेद है, यह देश भेद वहां पर हो गया और इस कारण यह दो अलग है, इतना पर भेद हमको समझ में आता है। तो इन तीनों उदाहरणों से इतना में आएगा कि वस्तु का भेद समझने के लिए भिन्न जाति, भिन्न लक्षण और भिन्न देश, इनमें से कोई एक, कम से कम एक कारण होना ही चाहिए। या तो दो वस्तु हैं
या अलग अलग है क्या, तो अलग जाति की होनी चाहिए, या तो अलग लक्षण होने चाहिए, या अलग देश होना चाहिए, स्थान अलग होना चाहिए, तो ही वह अलग अलग है। ऐसा मतलब वह अलग है ऐसे लगने का कारण ये है, इनमें से कोई ना कोई एक होता ही है, तभी वह पता पड़ता है। और एक उदाहरण लेते हैं, इसको और थोड़ा अधिक स्पष्ट करते हैं। यह तीसरा जो उदाहरण है कि दो आंवले लिए और उनके स्थान, मान लो कि आंवले की तरफ वह व्यक्ति कोई व्यक्ति देखे नहीं और उसका ध्यान नहीं है उस आंवले की तरफ जो मान लो स्टूल पर रखा हुआ है, उसका ध्यान नहीं है, ऐसा देखकर उस आंवले को हटा दिया और दूसरा आंवला रख दिया जो समान है, मतलब उसके लक्षण और उसकी जाति ये दोनों समान है। देश क्योंकि एक ही नहीं हो सकता, तो वह देश भी एक कर दिया, वहां से उसको हटा दिया और दूसरा उस जगह पर रख दिया, तो सामान्य लोगों को पता ही नहीं पड़ेगा कि दूसरा वहां पर रख दिया है। तो आंवला जब वहां पर रख दिया तो एक ही दिखाई पड़ रहा है, एक ही आंवला दिख रहा है। पहला तो निकाल लिया, बिल्कुल हुबहू उसके जैसा ही है, उसके कारण यह भ्रम हो सकता है कि यह आंवला वही है। बदल दिया इसका पता ही नहीं पड़ा क्योंकि उसका ध्यान दूसरी तरफ था और उतने में वह बदल दिया गया। तो इस प्रसंग के भेद ज्ञान को आवश्यक जो तीनों कारण है वे वहां पर नहीं है। दोनों आंवले हैं, दोनों की एक ही जात है, दोनों के लक्षण एक जैसे हैं और पहला आंवला जिस जगह पर रखा था उसी जगह पर उसी प्रकार से उसी एंगल से वैसे जैसी उसकी धारियां और लाइन आगे थी ठीक वैसा ही वह रख दिया दूसरा आंवला, तो देश भिन्नता भी उसकी नहीं रही, पता ही नहीं पड़ी। ऐसे प्रसंग में उन दो आंवलों में अन्यता उसका अवच्छेद उसका निश्चय नहीं होगा, यानी अन्यता का अनवच्छेद होगा। अवच्छेद नहीं होगा मतलब अनवच्छेद, मतलब उसको वह भेद नहीं किया जा सकता, यह स्थिति रहेगी। अर्थात उस जगह पर पूर्व में जो आंवला था वही अब है, ऐसा सामान्य लोग जो देखने वाले लोग हैं सामान्य रूप से उन लोगों को लगता रहेगा। उनको प्राकृत जन ऐसा कहा गया, तो प्राकृत जनों को यह लगेगा उनकी बुद्धि को कि वही तो आंवला रखा हुआ है, भाई उसी जाति का है, वैसा ही मोटा ताजा है, वैसा ही सुंदर है, वैसा ही चमकीला है और आंवला ही तो है और ठीक वैसा का वैसा वहां पर है, ऐसा उनको लगेगा। लेकिन पिछले सूत्र में जो विवेकज ज्ञान की बात करी थी और उसमें क्षण और क्रम, वही क्षण नहीं रहता है, वह क्षण निकल जाता है, दूसरा क्षण आता है, फिर और आगे का आता है, आगे का क्षण वर्तमान होता है, वर्तमान का पूर्व में चला जाता है, यह क्रम अखंड रूप से चलता है। इस पर जिसने संयम किया और संयम जय प्राप्त किया, ऐसा जो साधक होगा, ऐसा जो योगी होगा, ऐसा जो योगाभ्यासी और मुमुक्षु होगा, उसको उसकी जाति लक्षण और देश ये तीनों तुल्य होने के बावजूद वह आंवला पूर्व के आंवले से वह भिन्न है, इसकी प्रतीति आने में उसको जरा भी कोई किसी प्रकार की अड़चन नहीं आएगी, सामान्य जनों को पता भी नहीं पड़ेगा। और जो योगाभ्यासी होगा, योगी होगा और जिसका संयम पहले सद गया होगा और विवेक जब ज्ञान उत्पन्न हुआ होगा और जाति लक्षण और देश इसको तुल्यता होने के बावजूद जो क्षण और क्रम इस पर संयम कर चुका है, क्योंकि प्रत्येक क्षण को जो आगे का क्षण आता है वर्तमान पीछे चला जाता है भूत में, तो आंवले में भी रूपांतरण होता है, परिवर्तन होता है, उसको वह विवेक ज्ञान के कारण जान सकता है और उस कारण उसकी यह पकड़ में आ सकता है ये वो आंवला नहीं है। इतनी उसकी बुद्धि चित्त सूक्ष्म हो जाता है और उस कारण उसको उसकी प्रतीति आ सकता है, उसको किसी प्रकार की कोई अड़चन नहीं जाएगी। क्यों?
क्योंकि क्षणिक अवस्थांतरण जब होता है तो उसका भी ज्ञान उसको हो जाता है। इतनी सूक्ष्मग्राही उस योगी की, योगाभ्यासी की, मुमुक्षु अथवा साधक की बुद्धि उस जगह पर उत्पन्न हो जाती है। और इसलिए सामान्य मनुष्य के बुद्धि को जो तुल्य लगता रहता है, समान लगता रहता है, ऐसे पदार्थों का लक्षण सूक्ष्म भेद लक्षण यदि समान भी है, तब भी अति सूक्ष्म भेद जो उसमें रहते हैं वह उसको पता पड़ता है और उनको जानकारी में उनको आते हैं। तो वह जो संयम जय उसका हो जाता है, उस कारण ही योगी के बुद्धि को यह सहज ही यह ज्ञात हो जाता है। इसलिए सर्वतोपरि तुल्य लगने वाली दो चीजें, वह भिन्नत्व उनका योगी को प्रतीत होता है। तो देखिए उसकी बुद्धि, उसका चित्त कितना सूक्ष्म हुआ। तो ऐसा संयमवान योगी की बुद्धि किसी भी इतनी सूक्ष्म हो जाती है कि किसी भी पदार्थ पर टिकने के बाद उस संयम से जो विवेक ज्ञान उसको हो जाता है, उससे उन पदार्थों का उसको बहुत सूक्ष्मता से ज्ञान हो जाता है। तब पतंजलि महामुनि अगला सूत्र 54वां सूत्र देते हैं और वे कहते हैं, तारकम सर्व विषयम सर्वथा विषय क्रमम चेति विवेकजम ज्ञानम, ऐसा सूत्र वे देते हैं। यह विवेकज ज्ञान योगी को तारने वाला होता है। देखिए अब उसकी आवश्यकता क्या है, यह पतंजलि महामुनि यहाँ बता रहे। यह जो विवेकज, यह जो सूक्ष्म ज्ञान है कि दो वस्तुएं एक ही जाति की, एक जैसे लक्षण की, एक जैसी होते हुए भी योगी को वह दोनों भिन्न है, ऐसा विवेकज ज्ञान से समझ में आता है, यह सूक्ष्मता उसको आती है। तो यह जो विवेकज ज्ञान है, यह योगी को तारने वाला, उसका बेड़ा पार करने वाला, आगे ले जाने वाला, मोक्ष की ओर ले जाने वाला वह बनता है। इसलिए उसे तारकम सर्व विषयम, वह जो ज्ञान है जो योगी को होता है वह तारक हो जाता है, उसको पार ले जाने वाला होता है। उसको, उस ज्ञान को अविषय ऐसी कोई भी वस्तु नहीं रहती है, इसलिए सर्व विषय वहां कहा गया है। ये नहीं ये नहीं ये, ऐसा कुछ नहीं, सारे विषय, मतलब सारे विषयों का इतना सूक्ष्म ज्ञान यदि हो जाता है, अर्थात किसी भी विषय का, तो वह ज्ञान उसको तारने वाला बन जाता है, उसका बेड़ा पार करता है, वह अपरा मार्ग की ओर, परा मार्ग की ओर, अपरा मार्ग से अर्थात मोक्ष मार्ग की ओर ले जाने वाला होता है। उस ज्ञान के कारण किसी भी विषय का केवल सामान्य ज्ञान उतना मात्र नहीं होता है, तो उस विषय के सारे गुण धर्म, सारी अवस्था विशेष, उसका भी ज्ञान उसको हो जाता है। तो सर्वथा विषय वह हो जाता है। पूर्व में अपने एक बात देखी थी, यह जो योग शास्त्र का या आयुर्वेद का जो ज्ञान कि किस पौधे में, किस जड़ी में, किस छाल में, किस पत्ते में, किस कंद में, मूल में, किस तने में कौन से औषधि गुण है, तो वह एक एक रोगी को पिलाकर चटाकर फिर उससे फायदा होता है कि नहीं होता है, और यदि जहर होता तो रोगी मर जाता। ऐसा हमारे ऋषि मुनियों ने किया। ये है चीज वो, अब हमको यहाँ समझ में आ रही है कि ये चीज है वो, कि सभी विषयों का पूर्ण अंतर्गत ज्ञान इतस्ततः योगी जनों को प्राप्त हो जाता है। सर्वथा वह विषय उनको वस्तुगत गुण धर्म के द्वारा वह ज्ञान विशिष्ट क्रम से नहीं, तो योगी को पूर्णतः एक साथ वह आ जाता है। कोई जरूरी नहीं कि वह क्रम से हो, तो अक्रम शब्द ही आया है। सर्वथा विषय
अक्रमम ऐसा शब्द आया कि जरूर नहीं कि अब ये हुआ अब ये हुआ अब ये नहीं, उसको जो लगेगा जहां तक वह वस्तु है वहां से भी वह ज्ञान उसको प्राप्त हो सकता है। ऐसा जो ज्ञान है, ऐसे लक्षणों से युक्त ऐसे ज्ञान को विवेकज ज्ञान ऐसा कहा गया है। देखिए वह जो सूक्ष्मता थी वह पतंजलि महामुनि कहाँ पर ले गए। तो अभी हमने जड़ी बूटी के लिए लगाया उदाहरण के रूप में, लेकिन वह जड़ी बूटी के संबंध में नहीं लगा रहे, वे लगा रहे हैं दो वस्तुओं की जो भिन्नता है उस भिन्नता को स्पष्ट रूप से भेद ज्ञान के रूप में वह शक्ति प्राप्त होती है, उसी को विवेक शक्ति ऐसा कहा गया है। विवेकज ज्ञान जिसको हमने कहा वह विवेक शक्ति ऐसा उसको कहते हैं। तो कौन सी कहाँ पर लागू होती है? तो वहां पर जो अभी हमने थोड़े 3-4 सूत्र पहले देखा था, क्या तो सत्व और पुरुष अलग है, एक ही रूप दिख रहे हैं। पुरुष यह समझ रहा है कि मैं ही वह सत्व प्रधान हूँ, और सत्व यह मान रहा है अर्थात चित्त कि मैं ही पुरुष हूँ, मैं ही आत्म तत्व हूँ। यहाँ पर वह भेद, यहाँ पर वह दो अलग अलग चीजें हैं। इसका पता पड़ने के लिए यह जो सूक्ष्मता ज्ञान की आई, यह जो विवेक जब ज्ञान उत्पन्न हुआ, इसका यहाँ पर उपयोग होना है। तो दो वस्तुओं का भेद ज्ञान जिस शक्ति के द्वारा होता है उसे विवेक शक्ति कहते हैं। तो सत्व और पुरुष इनमें से किसी पर भी संयम जब करते हैं तो उससे विवेक जागृति होती है, और उस जागृत अवस्था में फिर विवेक से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसको विवेक ज्ञान ऐसा कहा जाता है। यह ज्ञान सत्व और पुरुष इन दो तत्वों में से जिस किसी तत्व पर संयम करने से लगाने से फिर उसकी जानकारी प्राप्त होती है, और उस पर संयम फिर सधता है। चाहे सत्व पर लगा लो चाहे पुरुष पर लगा लो। तो क्या तदा द्रष्टुहु स्वरूपे अवस्थानम, वह स्थिति की ओर हम बढ़ रहे हैं। वह जो तीसरा सूत्र था योगश चित्त वृत्ति निरोधा, उससे क्या तो तदा द्रष्टुहु स्वरूपे अवस्थानम। तो स्वरूप अभी हम क्या मान रहे हैं कि वह चित्त भी मैं हूँ और वह पुरुष भी मैं, वह सत्व भी मैं हूँ पुरुष भी मैं। सत्व और चित्त एक दूसरे पर अध्यापित हो रहे हैं, अध्यारोपित हो रहे हैं, वह दो अलग अलग है। ऐसा मानने के लिए जितनी सूक्ष्म बुद्धि की आवश्यकता थी वह सूक्ष्म बुद्धि इससे आने लगती है और आ गई, ऐसी अवस्था यहाँ पर बनती है। तो वो क्षण और उसका जो क्रम है, एक क्षण आया गया दूसरा आया फिर वह भूत में गया, यह जो क्रम है इन पर संयम करने से ऐसी हो जाती है, और फिर सत्व और त्रिगुणात्मिकता अवस्था आदि आदि पर वह धीरे धीरे जाती है, उस पर संयम होता है और धीरे धीरे फिर वह बुद्धि और अधिक वह सूक्ष्म होती जाती है। अब उस ज्ञान को तारक ऐसा ज्ञान कहा है, वह विशेषण पतंजलि महामुनि ने क्यों दिया है ये थोड़े में देखने का प्रयास करते हैं। क्यों उन्होंने यह अभिप्राय दिया है कि वह जो ज्ञान है जिसको विवेक जब ज्ञान किया वह सत्व और पुरुष को अलग कर सकता है, और विवेक बुद्धि वहां पर उत्पन्न होती है, वहां वह ज्ञान तारकम हो जाता है। यह इसका क्या अभिप्राय है, क्या मतलब है? तो अविद्या के कारण पुरुष को जन्म मरण रूप संसार प्राप्त होता है। हम सब लोग जानते हैं कि अविद्या ही तो है, जिस अविद्या के कारण ये सारे क्लेश पंच क्लेश, और उसके कारण ही पुनः जन्म पुनः मरण पुनरपि जननम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, चालू ही चालू। तो वस्तुतः जो संसार है वह पुरुष को नहीं मिलता है, लेकिन यह अविद्या के कारण स्थूल और सूक्ष्म देह
आदि पर जो अध्यास होता है, यही मैं हूँ, यह जो अविद्या के कारण लगता है, उसी के कारण देह आदि के षड्भाव और वो जो विकार है, यह अपने ही है, अपने को ही हुए है, ऐसा पुरुष को भ्रांति के कारण लगता है। पुरुष को यह भ्रांति रहती है कि यह मैं ही हूँ, और उस कारण वह मान बैठता है कि यह अविद्या हुई है, यह क्लेश मुझे हो रहे हैं, यह देह मैं हूँ, और यह सत्व भी मैं हूँ, और यह चित्त भी मैं हूँ, मन भी मैं हूँ, और फिर यह पंच कर्मेंद्रिय मैं हूँ, तो फिर पंच ज्ञानेंद्रिय मैं हूँ, फिर इनका आस्वाद लेने वाला भी मैं हूँ। ऐसा सब उसको लगता रहता है। तो क्या हो रहा है, साधक का अष्टांग योग के अनुष्ठान से उसके ज्ञान की दीप्ति बढ़ते जाती है। और हमने अभी देखा कि यह सूक्ष्मता आने से फिर उसका धीरे धीरे उसका जो अंतिम पर्यवसान है, वह फिर विवेक ख्याति में होता है, विवेक ज्ञान में होता है। और विवेक ख्याति यानी क्या, चित्त आदि से मैं पूर्णतः अलग हूँ, और उसके धर्म का साक्षी, उस चित्त के धर्म का साक्षी मैं हूँ। उस चित्त से मेरा कोई संबंध नहीं है, ऐसा निस्संदेह ज्ञान होना, यही वास्तव में विवेक ख्याति है। ऐसी विवेक ख्याति होने पर योगी के चित्त में अविद्या मूलक जो प्रेप्सा, जिहासा, जिज्ञासा, चिकीर्षा, कार्यनिष्ठ दोष और शोक, भय, अतृप्ति, यह चित्त स्वरूप निष्ठ दोष, यह सारे धीरे धीरे निवृत्त हो जाते हैं, सारे धीरे धीरे वहां से निकल जाते हैं, हट जाते हैं। यह स्थिति प्राप्त होना, यही अपवर्ग है, यही मोक्ष अथवा कैवल्य साक्षात्कार है, यही कैवल्य साक्षात्कार है। पुरुष को अपवर्ग प्राप्त करा देना, यही वास्तव में दृश्य का प्रयोजन है। यह अपन पहले भी देख चुके थे। प्रत्येक दृश्य जगत की ये जो वस्तुएं है, यह जो दृश्यमान हो रही है, यह क्यों है, तो साधक को, योगी को, मुमुक्ष को वह निस्सार है, और वह तुम नहीं हो, इसका आस्वाद लेने वाले तुम नहीं हो। आस्वाद लेने वाला ये चित्त और ये इंद्रिया है, तुम तो उसके परे हो। इसकी प्रतीति देना, यही उनके अस्तित्व का कारण है। इस अर्थ से वह तारक है। इसलिए दृश्य का यह प्रयोजन यहाँ पर सिद्ध होता है। उनके जीवन का जो उद्देश्य है, वह यहाँ पर पूरा हो जाता है कि उन्होंने एक साधक को, एक मुमुक्ष को इनमें से हटाकर वह आगे मोक्ष मार्ग पर लगा दिया। और ये सारा निस्सार है, और ये चित्त के कारण है ऐसा लग रहा है, और वही मैं हूँ ऐसा लग रहा है। इन बातों से उसको हटा दिया, और यही उसका मूल तारक जो भाग है वह है। और इसलिए ऐसे पुरुष को अपवर्ग प्राप्त करा देना, यह दृश्य का प्रयोजन सिद्ध होने के कारण गुणों का परिणाम क्रम उस योगी के लिए वहां समाप्त हो जाता है, और योगी का भव संक्रमण भी सब समाप्त हो जाता है। उसका जो इस जगत के साथ जो संपर्क संबंध है, वह भी वहां पर समाप्त हो जाता है। इस प्रकार विवेक ज्ञान के कारण योगी अथवा साधक संसार सागर तर जाता है। इस ज्ञान को तारकम, ऐसा इस सूत्र में कहा है, ऐसा इस सूत्र में कहा है। इस विवेचन से यह ध्यान में आएगा कि 49वें सूत्र में जो अन्यथा ख्याति मात्र पुरुष के जगह पर सर्वभावाधिष्ठातृत्व व सर्वज्ञातृत्व, यह सिद्धि जो प्रकट होती है, यह सामान्यत्व से बताया है, लेकिन विशेषत्व से वर्णन इस सूत्र में अभी बताया है कि सारी चीजों का ज्ञान और अंततः यह जो सारी वस्तुएं हैं,
यह केवल योगी को इनसे पार लगाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए और तारने के लिए होती है। ऐसा तारकम यह ज्ञान है। तो इस प्रकार इन संयमों के द्वारा यह सारा प्राप्त होता है और धीरे 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 योगी आगे बढ़ता है। और अगले सूत्र में बताया है कि किस अवस्था में पहुंचने से सत्व पुरुषान्यता ख्याति रूप, मतलब सत्व अलग है और पुरुष या अन्यता, मतलब यह दोनों अलग है, ऐसे ख्याति रूप कैवल्य अवस्था प्राप्त होती है, यह बताया है। वह सूत्र है 55वां, इस पाद का आखिरी सूत्र। थोड़े मैं अभी बताता हूँ, कल थोड़ा सा इसका अधिक वर्णन देखेंगे। सत्व पुरुषयोः शुद्धि साम्ये कैवल्यम। सत्व पुरुषयोः शुद्धि साम्ये कैवल्यम। चित्त का उपादान भूत, मतलब चित्त निर्मित का कारण जो सत्व है, उसमें से रजोमल और तमोमल जब वह समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है, उसका नाश हो जाता है, तो चित्त जब पूर्ण शुद्ध हो जाता है, सत्वरूप बन जाता है, तो उसमें ऐसे लक्षण दिखाई पड़ते हैं कि उनमें पुरुष का पूर्णतः शुद्धि साम्य हो जाता है। पूर्णतः शुद्धि, शुद्धि का जैसा रूप है वैसा ही पुरुष का बन जाता है। तो शुद्धि साम्यता हो जाती है, तब उसे चित्त के कैवल्य की सिद्धि हो गई, ऐसा उसको कहते हैं। तो पूर्णतः शुद्धि साम्य पुरुष में अब किसी प्रकार का कोई चित्त का, कोई रज का, कोई तम का जरा भी मल शेष नहीं है, ऐसी जो अवस्था है, उस अवस्था को कैवल्य की अवस्था ऐसा कहा गया है। तो यह बात आज हमने यहाँ पर देखी और मुझे ऐसा लगता है कि आज हम यहीं पर रुकेंगे और कल इसका हम थोड़ा सा विशेष रूप से वर्णन देखने का प्रयास करेंगे। और ये जो अंतिम सूत्र है, इसको कल इसकी चर्चा करके फिर उसके आगे हम अगले पाद पर, अर्थात कैवल्य पाद पर अपना विचार मंथन का कार्यक्रम शुरू करें। आज प्रार्थना से यहाँ समाप्त करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।